गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए है, या फिर वो किसी और अन्य टीचिंग परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो काफी सिमिलैरिटीज रहता है एग्जाम पैटर्न में, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पर ये वीडियो खास करके आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है। आपको हम जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4, इसके बारे में पहले बता देते हैं कि जैसे ही आपको बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वैसे ही आपको बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स काफी दिन से हताश या निराश है कि अभी तक नहीं आया है इसका नोटिफिकेशन, अभी तक नहीं आया है नोटिफिकेशन, तो आप रेडी रहिए कि ये कुछ मंथ्स में, आने वाले कुछ मंथ्स में आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये आपके लिए काफी गोल्डन टाइम है कि आपको अगर एग्जाम्स लेट हो रहे हैं, 3-4 महीने डिले भी जा रहे हैं, 2-3 महीने, तो आपके लिए गोल्डन टाइम है कि आप अपना एनर्जी पढ़ाई में लगा सकते हैं। और इसको क्रैक करना उतना भी कठिन नहीं है। अगर आप थोड़े से प्लान्ड वे में चलिएगा कि क्या चीज आपको पढ़ना है और क्या चीज आपको छोड़ना है, तो 100% आप सक्सेसफुल होइएगा। जो पैटर्न मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कम मेहनत में आप सक्सेसफुल हो जाइएगा। देखिए, आजकल के डेट में ना सिर्फ हार्डवर्क मैटर नहीं करता है, आपको काफी स्मार्ट भी होना होगा। हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करिएगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्डवर्क तो सिर्फ इकलौते आप ही नहीं है जो कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस किनको मिल रहा है? किसी से पूछिएगा, कोई 10 घंटा पढ़ता है, 12 घंटा पढ़ता है, कोई 20 घंटा पढ़ता है, कोई 2 ही घंटे में पढ़ के आउटपुट लेके आता है। तो अल्टीमेटली आउटपुट से मतलब है, आप भी उसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करिएगा, वो भी उसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो अल्टीमेटली आपको आउटपुट से मतलब है कि हम आउटपुट कैसे निकालें। तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी प्लान अगर अप्लाई करिएगा, स्पेशली जिनके साथ किसी भी तरह का दिक्कत है, जो उतना टाइम नहीं दे सकते पढ़ाई को, थोड़ा स्मार्टली अपना कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करके करिएगा। तो जो लोग 6 घंटे 7 घंटे में जो आउटपुट देते हैं, वो आप 1 घंटे में देंगे। ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। ये 100% आपको सक्सेसफुल होगा। जो हम अभी आप लोगों को बताएंगे, एक एक करके स्पेसिफाई करेंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बस अब वैसे भी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप एकदम इनग्रॉस्ड, एकदम डिटेल्ड, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप चाहिएगा कि 2-3 महीने में हम सब कुछ को कवर अप कर ले, तो वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास जितना समय है उसमें किस चीज को कवर अप करना है और किस चीज को छोड़ना है, वो आपको देखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। आपने फॉलो किया, यू विल गेट द रिजल्ट, आपको सक्सेस मिलेगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 का जो कंडक्टिंग बॉडी है इस एग्जाम्स का, वो है आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इस एग्जाम्स को लेता है और ये एक टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है आपको, जिससे आप सब परिचित होंगे, जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे होंगे आपको। और इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन है। कहने का मतलब कि आपको पेन एंड पेपर सिस्टम है। आपको एग्जाम में जाना है, बैठना है, पेन एंड पेपर मिलेगा आपको, और वहां पे आपको फिर जो भी क्वेश्चंस आएंगे अपनी क्षमता बुद्धि के अनुसार आपको उसको आंसर करना है, टिक मार्क करना है और एग्जाम देना है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना 150 आते हैं, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपको। ये 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें क्या है आपको कि 150 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछते हैं। 150 क्वेश्चंस में 30 नंबर आपका होता है हिंदी और इंग्लिश। 30 मार्क्स जो होते हैं आपके हिंदी इंग्लिश के होते हैं, हिंदी इंग्लिश के होते हैं। मतलब 30 मार्क्स में आपको हिंदी भी पूछी जाएगी, इंग्लिश भी। इंग्लिश कंपलसरी है। कहने का मतलब बहुत लोग हिंदी के जगह पे आपको, यहाँ देखिए, ये परीक्षा पहले तो 3 लेवल पे होता है आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब तीन पार्ट में, 3 भागों में इसे बांटा गया है, जिसमें ये परीक्षा आपको होगी। पार्ट 1 में आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, पार्ट 2 में पूछेंगे, पार्ट 3 में पूछेंगे। पार्ट 1 आपका होता है 30 मार्क्स का, पार्ट 2 होता है आपका 40 मार्क्स का, एंड पार्ट 3 होता है आपका 80 मार्क्स का। तो देखिए, जो पहला पार्ट 1 हमारा होता है पेपर का, वो 30 नंबर का होता है। ये हिंदी, इसमें आपको इंग्लिश रहेंगे जो कि कंपलसरी है, मतलब आप स्किप नहीं कर सकते, इसके सवाल आपको ऑप्ट करने ही करने हैं। और उसके बाद हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा और बांग्ला रहेगा। तो जिनका जो भाषा है वो लेते हैं। मैक्सिमम लोग तो हिंदी ही लेते हैं, लेकिन जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है, अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल है
सहज है तो वो हिंदी लेगा, कोई उर्दू में सहज है तो वो उर्दू लेगा, कोई बांग्ला में सहज है तो वो आपको बांग्ला लेगा। तो जो हिंदी में सहज है वो हिंदी लेंगे। तो ये 30 नंबर का पेपर रहता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कहने का मतलब कि 30 में आपको 9 नंबर एनी हाउ लाने ही लाने हैं। मतलब 9 नंबर आप नहीं लाइएगा तो बाकी पार्ट 2 और पार्ट 3 के आप टॉपर ही क्यों ना रहे, आप फेल ही होइएगा, क्योंकि आपका पेपर जो है आगे इवेल्युएट होगा नहीं। तो आप समझिए क्वालिफाई करने के लिए इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो एटलीस्ट क्वालिफाई करने के लिए तो आपको ये पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने इस पेपर को क्वालिफाई नहीं किया तो आपका आगे का जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है इसका इवेल्युएशन ही नहीं होगा, मतलब ये चेक ही नहीं होगा। तो आपने इसमें कितना मेहनत किया वो फिर फ्रूटफुल ही नहीं होगा। तो आपको सुनने में तो लगेगा कि 30 नंबर में 9 नंबर कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर आप TRE 2 का पेपर उठा करके देखिएगा तो बहुत लोग के पसीने छूट गए 30 में 9 नंबर लाने। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको हिंदी में, और जिस हिंदी को हम लोग, बहुत लोग हिंदी को हिंदी की तरह लेते हैं ना, हिंदी अपने आप में बहुत ही कठिन भाषा है। उस पे जिसने पकड़ कर लिया उसको सल्यूट है कि उसने उस भाषा को पकड़ कर लिया है। आपको तो पकड़ लिया है, क्योंकि हिंदी को पकड़ना और समझना इतना आसान भाषा नहीं है। जब TRE 2 में जो लोग बैठे होंगे वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि हिंदी ने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए थे आपको। तो इसके लिए आपको 9 मार्क्स स्कोर करना है और ये 9 मार्क्स भी स्कोर करना बहुत बार कठिन हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ बुक्स है सिंपल सा, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी कि मैंने कहाँ से पढ़ा था और मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया था। आधे घंटे आप देखेंगे आपका हिंदी में 9 के आप 18, 20, 22 नंबर तक स्कोर करके आराम से लाइएगा। और आपको 30 लाना भी नहीं है, 9 प्लस जाना है, आप जितना मैक्सिमम जा पाए। ये आपका ऐड नहीं होगा, ये नंबर आपका जुड़ेगा नहीं, बस पास होने से मतलब है आपको। तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगी कि किस लिंक से आपको पढ़ना है। सिर्फ वो 20 से 22 मिनट का वीडियो है। आपने अगर उस वीडियो को देखा फिर आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। एग्जाम के मॉर्निंग में भी आप देख लेंगे और आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, आप इस पेपर में पास है 100%। सेकेंड आया आपका पार्ट 2 जो 40 मार्क्स का होता है। ये 40 और 80 टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 नंबर आपको हुआ सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। और अब बच गए कितने नंबर, 120, 40 जोड़ 80, 120। यही 120 मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। तो अब इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा या आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो पार्ट 2 देखिए जो 40 मार्क्स का है, इसमें क्या क्या है, पहले टॉपिक से आप अवगत होइए। पहले टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है कि मेरा टॉपिक्स क्या है। ये स्पेशली बहुत सारे न्यू कमर्स होते हैं, उनको पता नहीं रहता है। टॉपिक्स देखेंगे डर जाएंगे और पहले ही गिव अप कर देंगे कि बाप रे बाप, जो लोग इतने साल से कर रहे हैं उनसे उतना नहीं हो पाया तो हमसे कैसे होगा, हम तो नए आए हैं। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि हमको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। देखिए जिनके पास कम समय है, जैसे कि अब परीक्षा 3-4 महीने में है, तो किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम करना है। और अगर आपको सब चीज की नॉलेज है तो ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा काम है कि आपके लिए ये बोनस है, प्लस पॉइंट है। इसमें क्या है, प्राइमरी मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, आपको सोशल स्टडीज है, ज्योग्राफी है, EVS है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है। अब इतना सुनकर के बहुत लोग को नींद आने लगेगा कि इतना ज्यादा कैसे पढ़े, तो इसका कुछ ट्रिक है। देखिए प्राइमरी मैथ्स में ना कुछ काफी, इसके 40 मार्क्स के हैं, इसमें कुछ काफी सिंपल मैथ्स आते हैं कि अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा भी ठीक है ना, इवन जिनका मैथ्स एकदम डल भी है ना, वो अपना अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे तो कुछ क्वेश्चन तो इसमें सॉल्व कर ही लेंगे। रहा बात रीजनिंग, तो आज के डेट में सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, तो इसका रीजनिंग का लेवल भी, अगर आपने थोड़ा बहुत भी रीजनिंग देखा है, नहीं भी देखा है, थोड़ा सा दिमाग दाएं बाएं लगाइएगा तो आपको रीजनिंग सॉल्व हो जाएगा। या अगर आपने तैयारी की है तो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन चूकेगा नहीं। अगर आपने प्रिपरेशन की है तो रीजनिंग आपके सबके सब बनेंगे। फिर होता है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी, EVS। इसमें अगर मान लीजिए कोई सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का बच्चा है तो उसको तो सोचना नहीं है। अगर कोई बायो का बच्चा है तो उसको EVS के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि बायो EVS से रिलेटेड है। और जियोग्राफी के जो है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट जिनके हैं उनको इस चीज का, ये 3 चीज का बेनिफिट जरूर मिल जाएगा, जिनका जो चीज है आपको। रहा बात जनरल साइंस, ऑब्वियसली आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड सवाल पूछेगा, तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा।
जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, और जो बैंकिंग से रिलेटेड है, कॉमर्स रिलेटेड है, उनको कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस में बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, एग्जाम्स का जो पैटर्न बनाया गया है सब लोगों को सामान्य रूप से लेकर के ही चला गया है। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले को ज्यादा फायदा मिल जाएगा, कॉमर्स वाले को कम, या आर्ट्स वाले को कम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोगों के लिए जो जिनका फील्ड है उस फील्ड के कुछ क्वेश्चंस तो आते ही हैं, आप वहां से स्कोर कर लीजिए। हाँ, एक टॉपिक है जो पार्ट 2 में 40 मार्क्स में, जिसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और जो हर बार आपसे पूछेगा, और भर भर के क्वेश्चंस पूछते हैं, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, वो डिपेंड करता है कुछ लक पे भी, कभी कभी 15 नंबर पे भी पूछ दिए आपको। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये टॉपिक से आपको बहुत क्वेश्चंस रहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपने इसको स्किप किया और ये सब खूब पढ़े, तो ये सब पढ़ने के बाद भी श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम्स में कितना आपका लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, लेकिन आपने इसे पढ़ा है तो कहते हैं ना कि आप अगर कोई वर्क है, अगर आप उस पर अपना 40% इनपुट देते हैं तो आपको 80% रिटर्न देगा, मतलब जस्ट डबल रिटर्न देगा। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट भी वही टॉपिक है कि आप इस पे आधे घंटे भी समय देते हैं तो ये आपको भर भर के रिटर्न देने वाला है एग्जाम्स में। एग्जाम्स में अभी जो एग्जाम्स का पैटर्न है उसमें इससे तो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं आपको। और दूसरा, थोड़ा भी आपने मैथ्स रीजनिंग पढ़ा है तो आपका काम चल जाएगा। जनरल अवेयरनेस बस अपडेटेड, थोड़ा सा अपडेटेड रहिए, कोई भी एक पीडी पढ़ लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण या मैगजीन, अगर समय है तो, नहीं समय है तो आप वो भी छोड़ दीजिए, बस आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी से भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा बहुत बाकी सब में से कुछ कुछ बन जाएगा आपको। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ तो आपका तुक्का भी लग ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 150 सवाल पूछेंगे तो अगर नेगेटिव नहीं है तो आप छोड़ के आइएगा, आप जरूर टिक करिएगा, तो कुछ ना कुछ आपकी किस्मत के अनुरूप जो मिलना होगा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तुक्का काम आ ही जाएगा। पार्ट 40 में आपको कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कहाँ से आप मार्क्स ज्यादा निकाल पाइएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपको नहीं छोड़ना है। और जो जिस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, ये तीनों में, उनको उस बैकग्राउंड का बेनिफिट पूरा ही पूरा मिलेगा। और रहा बात मैथ्स और रीजनिंग, ये किसी से भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए आपको वरी नहीं करना है। अभी लग रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस है, पर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, दिमाग को शांत रखेंगे और मन में सोचिएगा कि हमको आता है। ये बिल्कुल मत सोचिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये सोचना है कि हम क्वेश्चन जो भी आएगा हम सॉल्व कर लेंगे। अगर इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठिएगा तो सक्सेस 100% मिलेगा। और हाँ, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, आपको पता है, हम लोग पढ़ते जाते पढ़ते जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या स्किप करना है, किसको छोड़े, वो बहुत मैटर करता है। थर्ड पार्ट आपको यहाँ से अगर आप थोड़ा बहुत भी एफर्ट डाले, इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कि आपने एफर्ट नहीं भी डाला है तो 15 नंबर में कोई दाग नहीं है, दाएं बाएं करके आपको मिल ही जाना है। और अगर आपने थोड़ा बहुत एफर्ट डाला है तो आप श्योर रहिए कि आपको 25 प्लस मार्क्स कहीं आपका नहीं जा रहा है, 25 प्लस मार्क्स आपका कहीं नहीं जा रहा अगर हल्का एफर्ट भी डाला है। अब आया आपका पार्ट 3 जो कि 80 मार्क्स का होता है। यहाँ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है। ये 80 मार्क्स आप देखिए, ये है 40 मार्क्स, बहुत मेहनत करने पे भी हम 20-25 मैक्सिमम इसी के आसपास दौड़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 80 मार्क्स का है। और ये भी ये आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, कहने का मतलब ये आपका अपना सब्जेक्ट है जिसको आपने सालों साल पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन पढ़ा है, सालों साल पढ़ा है। तो आप अपने नॉलेज पे, अपने विद्या पे और अपने दिमाग पे इतना भरोसा रखिए कि आपने इतने सालों से जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है और ईमानदारी से पढ़ा है तो वो सब्जेक्ट आपको धोखा नहीं देगा, वो सब्जेक्ट आपको इस परीक्षा में तो काम आना ही आना है। तो आप जाइए फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस सब्जेक्ट को, कंसर्न सब्जेक्ट को, जैसे कि मैं यहाँ TRE 4 में आप लोगों को बॉटनी जूलॉजी पढ़ाऊंगी, मेरे जो नोट्स और लेक्चर रहेंगे वो बॉटनी और जूलॉजी के रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अदर कंसर्न सब्जेक्ट्स में आपको आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, जिनके जो सब्जेक्ट्स है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी, ये मैंने आपको PGT का बता रही हूँ, 11th-12th के एग्जाम्स को कैसे क्रैक करना है। ऐसे ही इस परीक्षा में 9th-10th का भी है और 6 to 8 का भी है, तो आपको बिल्कुल उसी तरह से सब में कंसर्न सब्जेक्ट्स है, तो आपको सारे में कंसर्न सब्जेक्ट्स पे ही मेहनत करनी है, सब में आपको कंसर्न सब्जेक्ट्स के ही बारे में आपको पढ़नी है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाऊंगी,
जिसका मैं आपको नोट्स दूंगी, आपको उस चीज को बस फॉलो करना है। आपने फॉलो किया, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि आप सक्सेसफुल होइएगा, आपका TRE 4 में रिजल्ट में नेम रहेगा। बस जो चीज मैं आपको बताऊंगी आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। अगर आपने ईमानदारी से फॉलो किया, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, ये श्योर है। तो जो कंसर्न सब्जेक्ट है ना 80 मार्क्स का, आप बस ये इमेजिन करिए कि अगर आपने इस सब्जेक्ट पे अपना होल्ड बना लिया तो कितना भी बुरा परीक्षा में लिख के आएंगे 60 प्लस तो जरूर लाएंगे। अगर कितना भी बुरा लिख करके आइएगा, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, आप अपना जितना मेहनत है वो इस सब्जेक्ट के प्रति झोंक दीजिए। बोलते हैं ना कि अनिश्चित की ओर मत भागिए, निश्चित की ओर भागिए। तो निश्चित आपका सब्जेक्ट है, तो जो चीज आपका निश्चित है ना उसके पीछे आप मेहनत लगा दीजिए। अनिश्चित क्या है? ये आपको स्टैटिक पोर्शन है, कहने का मतलब सालों साल आप जो पढ़ रहे हैं वो बदला नहीं है, वो अभी भी सेम है और कुछ साल तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। तो और लेकिन जो हमारा करंट पार्ट होता है वो डायनामिक्स होता है, वो सिर्फ उस चीज को अच्छी तरह से वही डील कर पाएंगे जो उस चीज में पारंगत है। कहने का मतलब जिन्होंने अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर किया है वो लोग का GS बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो और आपका सब्जेक्ट जो है वो ये क्या है, निश्चित है। कहने का मतलब ये डायनामिक नहीं है, ये कभी चेंज नहीं होता। जो आपने एक बार पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया। तो आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करना है और जो नोट्स मैं दूंगी NCERT का आपको बस वही फॉलो करना है। आप श्योरली सक्सेसफुल होइएगा और आप इस एग्जाम को TRE 4 क्वालिफाई करिएगा और PGT टीचर, TGT टीचर, जो भी आप प्राइमरी टीचर्स आप बन जाइएगा। हाँ, कंसर्न सब्जेक्ट्स कोई भी बैकग्राउंड के हो, कंसर्न सब्जेक्ट्स पे आपको मेहनत करनी है। इसमें क्या है, अगर आपने 60 प्लस लाया और इधर आपने कैसे भी 20 प्लस लाया, देखिए ना 120, 150 आप छोड़ दीजिए, 150 टोटल है जिसमें 30 तो क्वालिफाइंग है। 60 प्लस 20 भी हम लाते तो 80 नंबर। इस कंपटीशन को पास करने के लिए इतना मार्क्स एनफ है आपको, क्योंकि आप PGT परीक्षा में बैठ रहे हैं। TGT और PRT रहता तो मैं कहती कि 80 मार्क्स आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। 90 प्लस ऐसे करके मार्क्स, 95 ऐसे करके जाते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको। लेकिन ये आपका PGT है, अगर आपने 80 स्कोर किया तो आप मान के चलिए कि रिजल्ट लिस्ट में आपका नाम रहने वाला है। और ऑब्वियसली जिन्होंने GS पे थोड़ा काम किया तो 25 लाएंगे तो वो 85 प्लस पे तो आराम से चले जाएंगे। और जिन्होंने सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना शुरू से आज तक, उनके लिए 60 प्लस लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इसको 70 प्लस बना दिया थोड़ा सा एफर्ट डाल करके, तो आप सोचिए कि आप सिलेक्टेड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। हाँ, आपको मेहनत कहाँ करना है, ये 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट पे आपको मेहनत करनी है। कहने की मतलब यही आपको आउटपुट देगा। और जो स्टूडेंट बॉटनी और जूलॉजी के हैं, मतलब अलग अलग, ऐसे है तो ये बायोलॉजी ही, लेकिन यहाँ पे भी आपको स्मार्टली काम करना है। जो बॉटनी वाले हैं वो जूलॉजी वाला पार्ट नहीं पढ़ेंगे, मतलब एनिमल रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है हमारे क्लास 11 और क्लास 12 में, वो आपको डील नहीं करना है। जो प्लांट रिलेटेड टॉपिक्स है वो आपको डील करना है, जितने भी प्लांट रिलेटेड टॉपिक्स है, और प्लस कॉमन टॉपिक जो मतलब जूलॉजी में भी पूछे जाते हैं और बॉटनी में भी पूछे जाते हैं, आपको वो प्रिपेयर करना है। तो आप अपने समझ जाइए कि 11-12 में ऑलरेडी 22-23 चैप्टर्स है, उसमें आधा जूलॉजी का हुआ, आधा बॉटनी का हुआ और कुछ कॉमन टॉपिक्स हुए। तो आपको जूलॉजी वाले को बॉटनी पार्ट स्किप कर देना है, बॉटनी वाले को जूलॉजी पार्ट स्किप कर देना है। तो फिर आप सोच लीजिए कि आपके लिए कंपटीशन और क्या हो गया, क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया कि हमको पढ़ना क्या है। आपका एकदम क्लियर हो गया कि हमको इतना ही बस पढ़ना है। तो आई होप आप इतना कर लेंगे। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहाँ से पढ़े मैडम। आप बस NCERT में चिपके रहिए, NCERT ही आपको रिजल्ट देगा। जिन्होंने NCERT पढ़ा है रिजल्ट उन्हीं का आया है। 10 किताब की तरफ मत दौड़िए, उससे बेहतर है आप एक ही किताब को अच्छे से पढ़िए। 10 किताब के पीछे भागिएगा, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। इट्स बेटर टू रीड वन बुक्स मेनी टाइम्स देन टू रीड मेनी टाइम्स सिंगल बुक्स। अंडरस्टूड? कहने का मतलब कि आप सिर्फ एक ही किताब को 10 बार पढ़िए जो कि आपका NCERT है, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़िए, कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आप एक किताब को 10 बार पढ़िए जो कि आपका NCERT है। यही NCERT से आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, इकोनॉमिक्स के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, बॉटनी के हो, जूलॉजी के हो। सिर्फ 11-12 का NCERT निकालिए और उसको बहुत तल्लीनता के साथ लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ जाइए। वो भी आपको नहीं करना है, वो भी नोट्स मैं बना करके आप लोगों को दूंगी।
दूसरा चीज ये आपको हुआ कि इतना काम तो आपको करना होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना होगा और कहीं पे आपको भटकना नहीं है, बस एनसीईआरटी को फॉलो करना है। बाकी बुक्स पढ़ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर जाएंगे। और अगर आपने एक बार एनसीईआरटी को मास्टर कर लिया तो आप पाएंगे कि सब किताब में वही कहानी लिखा हुआ है, थोड़ा इलेबोरेट कर दिया गया है, उस चीज को थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। तो आप एनसीईआरटी को ही पढ़िए। एनसीईआरटी का लाइन उठाता है बीपीएससी एग्जाम आपको, या फिर कोई भी कंपटीशन एनसीईआरटी का लाइन उठाता है। तो आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहाँ से बनेंगे। तो अगर आपने इस 80 मार्क्स पे कमांड किया और एनसीईआरटी को एकदम मन से ईमानदारी से फॉलो किया, आपका 100% रिजल्ट होगा, इसका 100% श्योरिटी है। और एक चीज आप जान लीजिए कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कहने का मतलब आपका नंबर कटने वाला नहीं है। दूसरा है, ये 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा है, मतलब 2.5 घंटे की परीक्षा है, जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आप प्रयास करेंगे और थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने बताया कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आप पक्का ही अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। आई होप आज की वीडियो में इतना क्लियर हुआ, और मैं अपने लिंक्स में आपको डालते जाऊंगी एनसीईआरटी का कि कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, वो मैं अंडरलाइन कर करके दूंगी। बस एग्जाम्स में आप उतना मगअप करके चले जाइएगा, दैट उतना एनफ है, दैट इज एनफ। आई होप आपको इतना समझ आ गया। थैंक यू।